हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर क्लास 9 के लिए है और जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप सबने अगर ना देखा हो तो आप हमारे नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सके। तो इसके हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटर के बारे में जाना, मैटर के स्टेट के बारे में जाना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की चीजें में हम देखने वाले हैं कि हमने मैटर में देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा मैटर है उस पे क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट, जैसे कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया था हमने तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो उनका क्या मोशन तेज हो जाता है, वो अपनी प्लेस को छोड़ के मूव करने लगते हैं। तो हमने टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में जाना था। तो आज हम प्रेशर के इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि प्रेशर क्या इंक्रीज करने से, उसको डिक्रीज करने से हमारे मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या चेंजमेंट आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, उसी को हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन। तो क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी, जैसे आप कपड़े सुखाते हो, कुछ भी इस तरह चीजें, या पानी को बहुत देर बॉईल करते हो, आप गैस ऑन ऑफ करना भूल जाओ तो आपने देखा होगा ना कि पानी गायब हो जाता है। ऐसे ही आप गीले कपड़े सुखाने जाते हो तो उसका वाटर कहाँ चला जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन कभी ना कभी तो आता ही होगा ना कि ऐसा क्या हुआ कि वाटर इसका कहाँ चला गया, या पानी हम लोगों ने बॉईल करने के लिए रखा और हम गैस ऑफ करना भूल गए तो पूरा वाटर गायब हो गया। तो उस चीज को हम समझते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर किस में चेंज होता है? वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना था ना कि जिसमें कोई लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉईल होने लगता है उसी टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस बॉइलिंग पॉइंट के बिलो में रहना। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उससे नीचे रहना चाहिए और उससे बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। तो इवोपरेशन आपको समझ आया कि जब कोई लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर बन जाए, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं इस पूरे फिनोमिना को। तो अब हम उसके इफेक्ट देखते हैं कि इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या घटेगी तो क्या होगा, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इवोपरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विथ। इवोपरेशन कैसे इंक्रीज हो सकता है? नंबर फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब जो भी हमारा मैटर है अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है, इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है। अब इसका भी एग्जांपल समझिए। आप कपड़े सुखाते हैं ना, मैंने पहले जो बताया था, तो उसका वाटर कैसे गायब हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, और आप कपड़े सुखाने के लिए फैलाते क्यों हो उसको? ऐसे ही अगर एक जगह ऐसे ही रख दो तो क्या सूख जाएगा? नहीं ना, उसको हम फैलाते हैं, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है। जितना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी जल्दी वाटर इवोपरेट हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवोपरेशन इंक्रीज होता है, जल्दी होता है इवोपरेशन। नेक्स्ट क्या है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इवेपोरेशन में? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। हमने टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में तो पढ़ा ही है कि जब हम किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मूव तो करेंगे ही, और जब मूव करेंगे तो हमारा इवोपरेशन भी क्या है, जल्दी हो जाएगा, उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपरेशन तो अपने आप इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है अ डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप लोग जानते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में एयर होती है, अगर उसमें वाटर मतलब वाटर की कुछ मात्रा होती है जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो वो क्या है, कम होनी चाहिए। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तभी इवोपरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा है, एयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर वो इवोपरेशन थोड़ा सा कम रेट में होता है। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन की रेट इंक्रीज होगी। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा। तो आपको समझ आया कि हमारे एयर में ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, तभी हमारा इवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो इतना आपको समझ आया फ्रेंड्स। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने देखा होगा कि हम जब कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा बहुत तेज चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब जब विंड की स्पीड होती है तो उसमें पार्टिकल भी मूव करने लगते हैं। विंड जब तेजी से चलती है तो हमारे पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो क्लॉथ है वो सूख जाता है। तो क्या इससे हमें पता चला ना कि विंड स्पीड जब ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन रेट भी इंक्रीज करता है। तो आपको इतने फैक्टर समझ में आए कि हमारे इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्या क्या चेंजमेंट आता है। मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम पानी को अगर बॉईल करते हैं, किसी बड़े बर्तन में हमने रखा है उसको, तो जल्दी वो उतना ही वाटर जल्दी इवोपरेट होगा। अगर थोड़े उतने ही वाटर को हम किसी छोटे बर्तन रख देते हैं तो इवोपरेशन में क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा। वही टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल अपने आप मूव करने लगेंगे और जल्दी जल्दी इवोपरेशन होने लगेगा। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी मेरे सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, तभी इवोपरेशन का रेट इंक्रीज होगा। और विंड स्पीड इंक्रीज होने से भी इवोपरेशन इंक्रीज होगा। तो आपने फैक्टर समझे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का हमारे मैटर में। अब क्या है, हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन से कूलिंग कैसे हो जाती है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम लोग ठंडा फील करते हैं, अपने हाथ में कोई ऐसा एक लिक्विड आता है एसीटोन, जिससे नेल पेंट होती है ना, वो छुटाते हैं। तो जब हम उस लिक्विड को अपने हाथ में डालते हैं तो देखा होगा आपने, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या प्रोसेस है, क्या चेंजमेंट होता है कि वो जो लिक्विड है हम अपने हाथ पे डालते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो देखते हैं क्यों होता है। The particles of liquid absorb energy from the surroundings। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सराउंडिंग से। किस लिए एब्जॉर्ब करते हैं, टू रिगेन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवोपरेशन। इवोपरेशन के दौरान उन्होंने जो एनर्जी अपनी खो दी है उस एनर्जी को दोबारा रिगेन करते हैं। कहाँ से, सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से उस एनर्जी को दोबारा प्राप्त करते हैं, दोबारा लेते हैं। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो जब वो पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, तो हमारा सराउंडिंग क्या है, कोल्ड हो जाता है। जब सराउंडिंग से एनर्जी कोई और पार्ट कुछ एब्जॉर्ब कर ले तो हमारे सराउंडिंग से एनर्जी हीट थोड़ी कम होगी ना, तो सराउंडिंग क्या है, कोल्ड हो जाएगा। वही चीज़ जो मैंने आपको एसीटोन अभी लिक्विड के बारे में बताया, जिससे नेल पेंट हम लोग साफ करते हैं, तो उसको जब हम हाथ में डालते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, हमारे सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसको एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी तो वो क्या है, इवोपरेट हो जाता है और हमें हमारे हाथ में ठंडा ठंडा फील होता है। तो आपने समझा कि जो इवोपरेशन होता है उसके थ्रू हम लोगों को कूलिंग क्यों फील होती है, तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स भी पहनते हैं, उसका भी यही रीज़न है कि वो क्या है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वो सराउंडिंग से, तो हमारा सराउंडिंग क्या है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो हमें भी क्या है, बहुत गर्मी नहीं लगती कॉटन क्लॉथ्स में। तो आपको इतना समझ आया कि इवोपरेशन कैसे कूलिंग करता है हमारे सराउंडिंग को, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो जब इवोपरेशन के दौरान उन्होंने जो अपनी एनर्जी खो दी है वो सराउंडिंग से
टिकते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा सराउंडिंग अपने आप कूल हो जाएगा। तो आपको समझ आया कि इवैपोरेशन कैसे कूलिंग करता है। ठीक, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट चीज को, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि मैटर जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर आप यहाँ कुछ और ही देख रहे होंगे। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप कहेंगे कि 3 से 5 कैसे हो गए? तो क्या है, हमारे साइंटिस्ट न्यू इन्वेंशंस करते रहते हैं, न्यू डिस्कवरीज चलती रहती हैं, उसी के थ्रू हमारे 2 स्टेट्स और इन्वेंट हुए हैं। तो हमने 3 तो पढ़ लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड पढ़ चुके हम लोग, लिक्विड एंड गैस। अब 4th स्टेट क्या है? प्लाज्मा है, एंड 5th स्टेट है BEC, जिसका फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC का फुल फॉर्म क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारी 4th स्टेट है प्लाज्मा एंड 5th स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब साइंटिस्ट ने ये 2 स्टेट और इन्वेंट की हैं। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये स्टेट क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या यूज है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है। तो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक। इस स्टेट में क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सुपर इनर्जेटिक होते हैं एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, और ये बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, उत्तेजित होते हैं। जैसे कि हम लोगों को कभी कभी गुस्सा आ जाती है ना, बोलते एक्साइटेड हो गए बहुत, वैसे ये पार्टिकल्स भी क्या है, बहुत एनर्जीफुल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा की पहचान क्या हो गई, ये बहुत सुपर इनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड होते हैं और ये आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारे घरों में होती है ना, जिसमें क्या होता है, हीलियम भरी हुई होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है, हीलियम। एंड नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, जिनमें क्या होती है, नियॉन भरी हुई होती है। तो इनमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब ये कैसे होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब है, इनमें जो गैस होती है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी तो टेम्परेचर आप जानते हैं ये बहुत हाई होता है ना, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये गैसेस क्या है, आयनाइज्ड हो जाती है, और आयनाइज्ड होकर एक चमकीला ग्लो करती है, चमकती है। तो जिस गैस का जो कलर होता है वो उसी कलर में चमकती हैं, तो उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो गैसेस क्या हो गई, आयनाइज्ड हो गई, उससे प्लाज्मा क्रिएट हुआ। प्लाज्मा क्रिएट हुआ तो वही फिर वो जो बल्ब चमकते हैं ना, जो हमें रोशनी दिखती है, ये प्लाज्मा होता है। तो आपको समझ आया कि प्लाज्मा क्या होता है और इसका क्या यूज है। तो आपने 4th स्टेट के बारे में भी समझ लिया मैटर की। अब हम लोग देखो एक चीज और, द सन एंड द स्टार्स ग्लो। सन और स्टार्स ग्लो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो स्टार और सन होते हैं वो भी तो बहुत हाई टेम्परेचर के होते हैं, और जब हाई टेम्परेचर में जहां होता है वहीं प्लाज्मा क्रिएट होता है, वहीं प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो सन और स्टार्स कैसे ग्लो करते हैं, प्लाज्मा के थ्रू ग्लो करते हैं। अब हम नेक्स्ट 5th स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5th स्टेट BEC मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको किसने इन्वेंट किया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया इसके बारे में, न्यू स्टेट ऑफ मैटर इन 2001। ये कब बताया हमें, 2001 में बताया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि मैटर की 5th स्टेट भी होती है, जिसको हम लोग BEC बोलते हैं। तो BEC क्या होता है, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100,000 the density of normal air to super low temperature। मतलब BEC कैसे बनता है, जो नॉर्मल एयर होती है ना उसकी डेंसिटी का 1000, मतलब हिंदी में बोलो तो 1,00,000 में भाग की जितनी कम डेंसिटी करके उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर में जब हम उसको ठंडा करते हैं
तब BEC बनता है। मतलब नॉर्मल एयर की डेंसिटी से 1 लाख में भाग की डेंसिटी जितना कम टेम्परेचर, सोचिए कितना कम टेम्परेचर होगा। इतने कम टेम्परेचर में जब हम उसको ठंडा करते हैं एयर को, तब हमें BEC यानी 5th स्टेट ऑफ मैटर मिलती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, आपने मैटर की 5th स्टेट तक पढ़ा, आपने 5th स्टेट जानी, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, और आज हमने 4th और 5th स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा, जिससे क्या है हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उससे और हमें है ना पावर मिलती है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और हमारा चैप्टर 1 यहीं पे फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड्स।